सर यस यस सर ये 9th की है या 8th नाइन्थ की क्लास ये सर 9th की क्लास है 8th की। नाइन्थ सर बड़ा सर 8th वाले 9th एक ही क्लास है। ओके तो सर ये 8th वाले है अभी इसलिए। हाँ तो 8th वाले बेटा लेफ्ट हो जाओ। 9th बट एक ही सर क्लास अभी है। क्लास लिखी है टाइम टेबल में, लिखा अभी क्लास है आपकी। यस गौरव सर की सर। क्लास है तो बेटा। सर 8th वाले के ले लो, कोई बात गौरव नहीं। सर की है सर। नहीं नहीं बेटा गौरव सर की गौरव क्लास सर होगी। की है। यस सर यस यस बेटा गौरव सर की। कितना चलता रहता है मेरा कि 60% पर जब उतर जाएगा अभी कितने 15 मिनट में उतर जाएगा। 60% है 30% चल जाएगा। चला आपको ओके बेटा तो गोल्डन पॉइंट हम पढ़ रहे थे। यस और नो राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख रहे थे। 2 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। कौन कौन से बेटा 2 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना। डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स जो होती है वो किसके अलोंग होती है? अलोंग टू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट राइट। तो यहां पर हम अट्रैक्टिव फोर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो बेटा डायरेक्शन जो होती है फोर्स का वो कैसे फाइंड करोगे? दोनों सेंटर को एक लाइन से ज्वाइन करना है, उस लाइन के अलोंग ही हमारे पास में फोर्स का डायरेक्शन होगा राइट। दूसरा टाइप कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो जो अट्रैक्टिव नेचर होगा उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं राइट, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर होगा। चलो 2 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों फोर्स बेटा सेम होते हैं। यस और नो? दोनों फोर्स सेम होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे राइट। तो थर्ड पॉइंट हम यही डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 ऑब्जेक्ट इज सेम इन मैग्नीट्यूड। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 ऑब्जेक्ट इज same in magnitude and opposite in direction. Opposite in direction. और यहां पर लिख सकते हो ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ राइट। नोट करो बेटा थर्ड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 ऑब्जेक्ट इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन डायरेक्शन बेटा अपोजिट होगी।
टू ऑब्जेक्ट सर लिख लिया। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट। अब जो पॉइंट बेटा समझा रहा हूं उसको पहले मुझे आंसर दो एक बार। मान लो मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, इसका मास है बेटा m2, और ये दोनों रखे हुए हैं d डिस्टेंस पर, राइट। क्या फोर्स फाइंड कर सकते हो इन दोनों का? यहां पर फोर्स फाइंड कर सकते हो? यस सर। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट में वाटर के अंदर रख दिया, कोई भी मीडियम है ना, कोई भी आसपास कोई सा भी मीडियम हो, वाटर ले लेते हैं। बाहर पहले एयर था, अब मैंने रखा बेटा वाटर के अंदर। सेम डिस्टेंस पर मास भी सेम होंगे क्योंकि वाटर से उसके मास में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और सेम डिस्टेंस पर रखा। तो यहां पर बेटा जो फोर्स लग रहा है, सॉरी, यहां पर बेटा जो फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं F1 लग रहा है, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं बेटा F2 लग रहा है। तो F1 F2 सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? कौन ज्यादा आएगा, कौन कम आएगा? क्या कमेंट कर सकते सर हैं? शायद से दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होंगे तो क्यों इक्वल होना चाहिए, और अगर ज्यादा होगा तो कौन सा ज्यादा होना चाहिए? आपके पास में दो फोर्स है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है बेटा, सेम मास के हैं, सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, है ना। दोनों केस में सेम मास के ऑब्जेक्ट है, सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, लेकिन इसके आसपास क्या एयर है, उसको हमने लेना Sir, your voice is not clear. यस सर, इट इज सर कटिंग। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके ओके बेटा, कौन सा आंसर होगा इनमें से? कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट। सर सेकंड वन। सेकंड। ओके, बाहर बाहर ऑब्जेक्ट के अंदर पानी नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट के बाहर इंटरमीडिएट मीडियम, आसपास जो भी मीडियम है ना वो। देखो बेटा, अब इसका फोर्स निकालो। क्या लिखोगे बेटा? V मास है m1, सर मास है m2 अपॉन सर डिस्टेंस है d स्क्वायर। ये निकालोगे F1, यस और नो? अब बताओ बेटा, मीडियम पर तो मास डिपेंड नहीं करेगा, मास सेम रहेगा, डिस्टेंस बेटा Yes, सेम sir. रखा है। आपको पता है कि जो G होता है वो भी कांस्टेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो दोनों फोर्स क्या निकल के आएंगे बेटा? सेम, यस और नो? यस सर। तो यहां पर लिखेंगे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on intermediate medium सर योर वॉइस इज नॉट मीडियम है, उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे ये ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर बेटा एयर है और यहाँ पर क्या है? वाटर है। तो इंटरमीडिएट मीडियम पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करेगा। चाहे उन दोनों ऑब्जेक्ट को आप अर्थ पे रखो, चाहे उन दोनों ऑब्जेक्ट को सेम डिस्टेंस पर मून पे रखो, उन दोनों ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर रखो, हमेशा फोर्स बेटा सेम आएगा। कब? जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहे। समझ में आता है कि नहीं बेटा? यस और नो? बोलो बेटा, कौन सा पॉइंट था? 4 पॉइंट। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? Sir, your voice is not clear. सर बार बार में कट जा रही है बीच में। करने लगे ना, चलो ये समझना है बेटा।
यस नो? Sir, again your voice is cutting. Yes, sir. समझ में आया. चलो. Sir, your voice is not clear. Yes, sir. Sir, your सर आपकी voice is आवाज क्लियर नहीं है. Your video is also paused. Sir, your screen Yes, is sir. paused. Video is also paused and your voice is also not coming. ओके. अभी आ रहे बेटा अच्छे से? यस और नो? Yes, sir. Now clear. Yes, sir. Clear now. ओके. पॉइंट 5. ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स. कैसा फोर्स होता है बेटा? सेंट्रल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल. मीन्स जो फोर्स सेंटर टू सेंटर की तरफ लगता है. दोनों लाइन को जोड़ोगे तो दोनों सेंटर की तरफ लगेगा. तो ये फोर्स कौन सा बेटा? सेंट्रल फोर्स होता है. ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स. ठीक है. छोटे छोटे पॉइंट्स है. कौन सी लाइन पे लॉन्ग लगेगा? दोनों लाइन को जोड़ेंगे. अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा. इंटरमीडिएट मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा. सेंट्रल फोर्स इसको बोलेंगे. यस और नो? चलो यहां तक नोट किए बेटा सारे पॉइंट. बड़े आगे. अभी आपने देखा था बेटा जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका मास कम होता है, लाइट ऑब्जेक्ट के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाता है? नेग्लिजिबल. Yes, sir. Come negligible. Yes, sir. नेग्लिजिबल हो जाता है. तो यहां पर चुके ग्रेविटेशनल फोर्स इज visible in case of light object, right? तो लाइट ऑब्जेक्ट के केस में बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा. लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा ध्यान से सुनो. अगर हमारे पास में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उस टाइम आप ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से बोलते हो, राइट? अगर मैंने बोला बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो वो फोर्स वर्क करेगा उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन अगर एक केस में एक ऑब्जेक्ट अर्थ आ जाए, अगर आपके दो ऑब्जेक्ट में से बेटा एक ऑब्जेक्ट कौन सा है? अर्थ. तो उस केस में आप ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोल सकते हो. समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है तो हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. जब दो ऑब्जेक्ट होंगे बेटा तो क्या बोलोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? लेकिन एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो, एक ऑब्जेक्ट कौन सा बेटा? अर्थ. उस केस में भी आप ग्रेविटेशनल बोल सकते हो. लेकिन अर्थ के केस में हमने एक और स्पेशल नाम दिया जिसको हम बोलते बेटा ग्रेविटी, राइट? तो फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट is known as ग्रेविटी, या तो ग्रेविटेशन बोल सकते हो, नो डाउट। ग्रेविटेशनल तो आप बोलोगे ही, साथ में उसका बेटा एक नाम होता है ग्रेविटी फोर्स, राइट। तो ध्यान रखना, अब अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स कौन, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। कौन अप्लाई करता है? वॉइस में परेशान कर दिया, वाईफाई इतना शानदार लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करता है? क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करेगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करता है, तो एवरी ऑब्जेक्ट। और मैंने पूछा ग्रेविटी कौन अप्लाई करता है, और अगर पूछ लिया ग्रेविटी कौन अप्लाई करता है, तो अर्थ। हमें डिफरेंस समझ में आ गया? अर्थ के केस में ग्रेविटी बोल सकते हो, मैंने पूछा ग्रेविटी कौन अप्लाई करता है, सर अर्थ। लेकिन ग्रेविटेशनल एवरी ऑब्जेक्ट ना, कुछ अंतर नहीं है, वहां भी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स वही निकलेगा, सम निकलेगा, लेकिन हमने उसका नया नाम दे दिया अर्थ के। साइड में तो दिख नहीं रहा उस साइड क्या लिखा है 7th पॉइंट में। जनरली हम क्या पढ़ते हैं बेटा, ज्यादातर अर्थ पढ़ते हैं, राइट। उस केस में हमने नया नाम रखा ग्रेविटी, राइट। तो अगर ग्रेविटी बोल दिया तो मुझे पता होना चाहिए कि ग्रेविटी अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरा एक ऑब्जेक्ट कौन सा है, अर्थ है। तो ग्रेविटी अप्लाई कौन करता है, अर्थ। लेकिन उसी ग्रेविटी को आप ग्रेविटेशनल बोल सकते हो, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आया सभी को? यस और नो? यस सर, क्लियर। चलो अब पढ़ते हैं ग्रेविटी फोर्स के बारे में, राइट। तो ग्रेविटी फोर्स को नया फोर्स नहीं है, वही फोर्स, लेकिन उसमें हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल जगह ग्रेविटी, अर्थ हो जाएगा बेटा, राइट। और कोई पॉइंट तो नहीं है? अच्छा, एक और पॉइंट लास्ट लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो नोन यूनिवर्सल लॉ, लिखवा देता हूं उसको भी। लास्ट पॉइंट लिखो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, ग्रेविटेशनल फोर्स is also known as, नहीं, यूनिवर्सल पूरा लिखना पड़ता, लिख जाओ। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखो बेटा, 8 पॉइंट। न्यूटन law of gravitational is also known as universal law of gravitation, राइट। क्यों बोलते बेटा इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्यों बोलेंगे हम इसको, बताना सभी को? क्योंकि पूरे यूनिवर्स के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, हाँ, और सेम लॉ है, इसलिए न्यूटन्स लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं।
किसका स्पेलिंग गलत होगा? N8 न्यूटन। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सही कर लिया करो। राइट, स्पेलिंग का भी ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं आगे। राइट, अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटी फोर्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो ग्रेविटी फोर्स ही है। राइट, क्योंकि छोटे मोटे ऑब्जेक्ट तो हमने देखे हैं, फोर्स नहीं लगाते हैं। कितना फोर्स लगाते हैं? 0 पॉइंट समथिंग। राइट, तो हमें क्या फोर्स पढ़ना पड़ेगा? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू मून। राइट, चलो हम बात करते हैं पहले अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेविटी फोर्स। नहीं लिखा था? नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? दूसरा नाम है उसका, और क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, अब आपको पता है इसमें एक ऑब्जेक्ट कौन सा होने वाला है बेटा? एक ऑब्जेक्ट कौन सा होगा इसमें? अर्थ। अर्थ। राइट, तो हम यहां शॉर्ट में लिख भी सकते हैं इसका डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। इसी में समझ जाओगे ना ग्रेविटी फोर्स का डेफिनेशन। अब देखो बेटा, ये हमारे पास अर्थ होगा, ये हमारे पास अर्थ। राइट, इसका सेंटर अंदर होगा, सेंटर पॉइंट अर्थ का अंदर होता है। राइट, यहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा जो अर्थ पर हो भी सकता है, उस पर कुछ हाइट पर हो सकता है। ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, समझना, कोई नया फोर्स नहीं पढ़ा रहा हूं, वही है, कुछ नया नहीं है। राइट, बस अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं। तो दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी बेटा, उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यस और नो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? राइट, एफ रहेगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम ओ लिख लेता हूं, एम और यहां पर स्मॉल ओ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना? एम मीन्स मास, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। इसको हम लिख लेते हैं बेटा एम ई, मास ऑफ अर्थ। एम ई, मास ऑफ अर्थ, वही है M2, कुछ नया नहीं है। बस M1 की जगह क्या लिख दिया? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ। अब इन दोनों के बीच का सेंटर, देखो ये सेंटर, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर और इसके सेंटर के बीच में बेटा कुछ डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? डिस्टेंस होगी बेटा, डी, यस और नो? अगर हम अर्थ के अंदर जाएं, सेंटर तो कहाँ है? हम तो यहां खड़े होते हैं बेटा सरफेस पर, लेकिन अर्थ का सेंटर कहाँ होता है? अंदर की साइड होता है। राइट, अर्थ का सेंटर अंदर होगा और हम कहाँ खड़े होते हैं बेटा? सरफेस के ऊपर। राइट, तो उसके सेंटर से कहां तक का डिस्टेंस लेना है? ऑब्जेक्ट तक का। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डी। तो ये जो फोर्स होगा बेटा वो कितना निकल के आएगा? ये फोर्स कितना निकल के आएगा? बोलो, F इक्वल टू जी एम ई, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी स्क्वायर। यस और नो? ये तो पढ़ा हमने, दोनों के मास को मल्टीप्लाई करना है और दोनों के डिस्टेंस का हमें स्क्वायर करना है। बेटा यहां तक किसी को डाउट है क्या? बेटा इसमें किसी को डाउट है क्या? हेलो? नो सर, नो डाउट। नो डाउट। सो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ट्रू है कि नहीं है? ये चौक है बेटा, इसको अर्थ अट्रैक्ट करता है, या सभी को पता है। राइट, क्या चौक भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? यह चौक अर्थ को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में। यस सर करेगा।
सेम फोर्स से बेटा, सेम फोर्स से करेगा। स्मॉल कहाँ बोल दिया? ये फोर्स अर्थ पर कौन लगा है करेगा और सेम फोर्स से करेगा, फोर्स भी सेम, बस क्या डिफरेंस होगा? एक्सेलरेशन डिफरेंस होगा। इसका मास ज्यादा है, फोर्स अपॉन मास करोगे तो एक्सेलरेशन कम आएगा बेटा, समझ में आया? फोर्स आपका निकलेगा लेकिन आप क्या करोगे वहां पर बेटा? एक्सेलरेशन निकालोगे। तो ये जो अट्रैक्ट करेगा अर्थ को, उसका एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा स्मॉल आएगा। क्यों? क्योंकि आपके फोर्स में आप वापस से किसका डिवाइड कर दोगे? मास ऑफ अर्थ, और मेन चीज तो वही है मास ऑफ अर्थ, तभी तो हम फोर्स पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो फिर हमारा फोर्स कैसा आता? 0.000 समथिंग, राइट? तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा लेकिन बेटा सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से सुनो, ये चौक अर्थ को सेम फोर्स से बेटा अट्रैक्ट करता है, लेकिन फिर अर्थ ऊपर क्यों नहीं आती? क्योंकि एक्सेलरेशन कम है। एक्सेलरेशन कम क्यों है? क्योंकि सर फोर्स अपॉन मास आएगा, तो मास किसका आएगा? अर्थ का। अर्थ का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अर्थ पर फोर्स फाइंड करोगे, अपॉन उसका मास से डिवाइड करोगे, तो एक्सेलरेशन बहुत छोटा आएगा। लेकिन इधर देखो, फोर्स आएगा लेकिन मास किसका डिवाइड करोगे? चौक में मास किसका? चौक का, तो स्मॉल मास है, एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। इसलिए आपको क्या लगता है कि ये चौक किधर जा रही है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, राइट? लेकिन अर्थ भी अपवर्ड डायरेक्शन में आती है, लेकिन नहीं के बराबर, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम आएगा। समझ में आता है बेटा ये पॉइंट? यस और नो? ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। अगर बात करें एक्सेलरेशन की, तो अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यहां तक समझ में आता है पॉइंट? बोलो। यस सर, समझ में आया। चलो बेटा, अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट और ध्यान रखने। मास ऑफ अर्थ जो आपको याद होना चाहिए, 6 × 10⁻²⁴ kg, कितना ज्यादा है? तभी तो हम पढ़ रहे हैं। छोटे मोटे मास होते तो फोर्स से नहीं दिखता, राइट? 24, 6 × 10⁻24 kg। हाँ, अर्थ का मास ऑफ अर्थ, राइट? हमें याद रखना है ना। अब मास, अब अर्थ तो फिक्स है ना, ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है। ऑब्जेक्ट चौक हो गया, हम हो गया, फैन हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो फिक्स है ना अर्थ। अर्थ अगर ग्रेविटी फोर्स निकालोगे, अर्थ फिक्स है, अर्थ का मास तो पता होना चाहिए आपको कि अर्थ का मास कितना होता है। और दूसरा बात बेटा, आपको अर्थ का रेडियस पता होना चाहिए ना। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, रेडियस बोलते हैं इसको हम। तो RE, रेडियस ऑफ अर्थ, जो होता है 6400 किलोमीटर। किसमें लिख रहा हूं मैं? किलोमीटर में। अगर मीटर में लिखूंगा तो 64, 1, 2 और 30 आ जाता है, 1, 2, 30 पीछे। ये 2 पॉइंट याद रखना, नोट कर लो इसको नोट। ये नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2 ऑब्जेक्ट हैं सर। वॉइस इज नॉट क्लियर यार, ये वॉइस तो परेशान कर रही है आज। हम नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स निकाला है। F = G m1 m2 अपॉन d², और ये हमें पता होना चाहिए। बड़ा इसका मास थोड़ा कम हो, थोड़ा ही कम, और वो अर्थ पे टकरा गया तो अर्थ फिर मात्रा के उसमें भी मिल जाएगा। किसमें? हाँ, अगर ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा और अर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, नो डाउट। चलो, यहां तक की हम बात कर चुके हैं। अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना बेटा। ग्रेविटी फोर्स आप निकाल सकते हो अर्थ का, सर जितना मास है ऑब्जेक्ट का इनटू मास ऑफ अर्थ और दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट? ये तो हम जनरली फॉर्मूला है ना, मेन फॉर्मूला बेटा यही है, G me mo अपॉन d²। जो भी डिस्टेंस होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के पास में होते हैं उसके बारे में इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं, और वो चेंज क्या करते हैं वो समझना ध्यान से, ठीक है? तो इसी के नीचे कंटिन्यू करना है आपको। ग्रेविटी फोर्स नियर टू अर्थ सरफेस क्या फाइंड करना बेटा?
ग्रेविटी फोर्स, इसी के नीचे कंटिन्यू करना है, डायग्राम के नीचे वापस से, है ना। ग्रेविटी फोर्स नियर टू अर्थ सरफेस, और इसको समझना बेटा ध्यान से, क्या हम बोलने वाले हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं। राइट, नियर टू अर्थ सरफेस, तो इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूं, ग्रेविटी फोर्स नियर टू अर्थ सरफेस, ग्रेविटी फोर्स नियर टू अर्थ सरफेस, समझना ध्यान से बेटा। अब हमारे पास में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से पास में ही है। जैसे हो सकते हम 10 फ्लोर पर खड़े हैं, तो 1 फ्लोर कितने का होता है, 3 मीटर, राइट। 1 फ्लोर लगभग 3 मीटर का होता है। तो 10 फ्लोर पर भी आप खड़े हो तो कितने ऊपर खड़े हो, 30 मीटर। 30 मीटर। Yes, समझना sir, 30 मीटर। अच्छा ध्यान समझना, ये हमारी अर्थ है, बिल्कुल ये इसका सेंटर है। सेंटर से अर्थ से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, RE होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, यस और नो। और यहां पर ऑब्जेक्ट होगा बेटा, राइट। और इसके और यहां तक का कुछ न कुछ हाइट होगी, ये H मीन्स सरफेस से ऊपर कितना है। लेकिन हमें क्या पुट करना है, ना तो हमें H पुट करना है, ना ही हमें क्या पुट करना होता है, RE। हमें तो क्या चाहिए बेटा, D चाहिए होता है, यस और नो। फॉर्मूले में क्या पुट करते हो आप लोग, फॉर्मूले में क्या पुट करते हो आप? यस सर, D। अब समझना, अगर मैंने बोला बेटा नियर टू अर्थ सरफेस, मीन्स ये H की हाइट ज्यादा नहीं है, मीन्स हो सकता है 100 मीटर ले लो, कितनी बिल्डिंग पर खड़ो, 50 माले की, 50 फ्लोर की, 50 into 3 150। अब सोचना, अब मुझे D निकालना है ना। एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो 150 मीटर ले लिया, 50 फ्लोर पर हम खड़े हैं, ठीक है, 50 फ्लोर पर हम खड़े हैं, तो हमने लिया 150। अब सपोज करो मुझे उस फ्लोर में D पुट करना है, तो मैं D कैसे निकालूंगा बेटा, यहां से मुझे D बता सकते हो क्या, कि सर D होगा आपका RE में ऐड करो H, यस और नो। जो Yes, sir. ये D तो निकाल लें, Sorry, voice is not clear. परेशान नहीं। तो आपको इनपुट करना है फॉर्मूला में, कैसे प्लस H, राइट। अब निकालो RE कितना होता है बेटा, RE मैंने आपको भी बताया था, RE कितना होता है, बोलो RE कितना था, 6400 किलोमीटर, किलोग्राम नहीं बेटा, वन उसका 30 मीटर। अब ये कितना लिखा हुआ है, 6 4 1 2 3 4 5। इसमें अगर मैं 150 प्लस कर दूंगा तो क्या R ये जो वैल्यू आएगी उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस आने वाला है क्या, मेरा क्वेश्चन ये है। अगर मैं इसमें 150 भी प्लस कर देता हूं तो क्या D के वैल्यू में कोई ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा या फिर नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। ये नियर टू RE के बराबर ही आएगा ना। ये कितना लिखा हुआ है, 64 लाख। अरे 64 लाख आपके पास रुपीज है, मैं आपको 150 रुपीज और देता हूं, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नो सर, नहीं पड़ने वाला, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। 150 ऐड कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। तो हम RD स्क्वायर की जगह बेटा सिंपल सा क्या पुट कर लेते हैं, RE। लेकिन ये कब करेंगे, नियर टू अर्थ सरफेस। अगर सोचो H बहुत ज्यादा हो जाए, राइट, तो फिर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। तो राइट फॉर्मूला तो बेटा ये है, राइट फॉर्मूला तो यही रहेगा। लेकिन अब
एक्सप्रोनेट फॉर्मूला निकाल सकते हैं नियर टू अर्थ सरफेस। क्या कर सकते हैं कि हम डी की जगह बेटा क्या पुट कर सकते हैं, आर ई। क्यों कर सकते हैं, समझ में आता है, यस और नो? क्यों कर पाएंगे बेटा, समझ में आ रहा है? अगर हम अर्थ के आसपास हैं तो कितने जा सकते हैं सर, 200 मीटर, 300 मीटर, यस और नो? नियर टू अर्थ सरफेस। अगर उसको 64 लाख में कैलकुलेट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो यहां पर हम नियर टू अर्थ सरफेस नया फॉर्मूला क्या लिख लेते हैं, डी की जगह बेटा क्या पुट कर देते हैं, आर ई। तो नियर टू अर्थ सरफेस हमारा वही फॉर्मूला क्या बन जाता है, नियर टू अर्थ सरफेस बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, बोलो? जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई स्क्वायर। यस और नो? ये समझ में आया क्या पढ़ाया मैंने, एक बार देख लो अच्छे से। नियर टू अर्थ सरफेस जब हम बात करेंगे, अगर मैं आपसे पूछता हूं रियल फॉर्मूला कौन सा है, सर अगर हमें बिल्कुल रियल एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, सर पुट करके निकालो। अगर मैं बताऊं नहीं रियल चाहिए तो सर डी का आप उतना ही वैल्यू पुट करो जितना आ रहा है, लेकिन इतना बड़े वैल्यू पुट करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, कैलकुलेट करोगे तो डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? 64 लाख का स्क्वायर करना इजी है क्योंकि इसमें 000 आ रहा है, या फिर 64 लाख 150 का स्क्वायर करना इजी है। किसका स्क्वायर करना इजी पड़ेगा? 64 लाख का, राइट? तो हमें कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उस डी को आर ई पुट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल फॉर्मूला तो फिर भी यही है। हमने एक्सप्रोनेट वैल्यू निकाली है इससे, किससे? डी की जगह क्या पुट कर दिया, आर ई। लेकिन ये कब करोगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट नियर टू अर्थ सरफेस होता है। ये समझ में आया सभी को? हाँ, आर ई वाला ग्रेविटी में होगा बेटा। ग्रेविटी पढ़ रहे ना, पढ़ा ही हमने ग्रेविटी फोर्स, राइट? बेटा समझ में आया कि नहीं, बोलो हेलो? यस सर, समझ में आया। यस सर, यस सर। तो अब ध्यान से सुनो, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। यस सर, your voice is not- सकते हो Sir, your voice is not clear. बहुत क्वेश्चन करते हैं तो ये समझ Now also not is clear. करते हैं स्टडी क्लियर। कितना पढ़ा दिया? नेक्स्ट चलो बेटा फ्री फॉल। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्री फॉल। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा फ्री फॉल। सर एक क्वेश्चन है। यस बेटा पूछो। सर अर्थ का मास ज्यादा है तो वो मून को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता अपनी ओर? बेटा मून को अट्रैक्ट करता है, किसने कहा अट्रैक्ट नहीं करता? लेकिन क्या मून को सिर्फ अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है? क्या मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हमारे यूनिवर्स तो मून भी अट्रैक्ट करता है, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा इसलिए तो वो अर्थ ज्यादा फोर्स लगा। मैंने कब कहा कि नहीं अट्रैक्ट करता है? बिल्कुल करेगा बेटा, अर्थ मून को और मून अर्थ को। वही तो रीजन होता है, हम पढ़ेंगे बेटा हमारे आसपास, अर्थ के आसपास कौन रोटेट कर रहा है? मून। लेकिन मून रोटेट क्यों कर रहा है? उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन क्या, पहला पॉइंट, मून पर बेटा एक तो और भी दूसरे ग्रेविटेशन फोर्स लगेंगे, राइट? फर्स्ट तो दूसरे फोर्स भी लगते हैं। एक और क्या होता है कि हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? जो मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बेटा, वो ऐसा काम करेगा जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स ऐसे समझो आप एक स्टोन है, राइट? एक स्टोन को आपने एक रस्सी से बांध करके ऐसे घुमा रहे हो, राइट? आपके पास में
पढ़ाऊंगा उसको, नो डाउट अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने पूछ लिया तो समझने का ट्राई करो। ऐसे आप इस क्वेश्चन को घुमा रहे हो, राइट? ऐसे घुमाते हो स्टोन को, राइट? यहां से आपने इस स्टोन के ऊपर, इस स्टोन के ऊपर आपने बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हुआ है, लगाया हुआ कि नहीं? इस स्ट्रिंग से आपने कैसे फोर्स लगा रखा है? इस डायरेक्शन में लगा रखा है। आप बोलोगे सर ये स्टोन इधर आना चाहिए था। नहीं बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं, राइट? ये कैसे घूमता है? रोटेट करता है। लेकिन आप तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे थे? आपका फोर्स तो बेटा इस डायरेक्शन में ना, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। यहां जाएगा तो यहां जाएगा तो स्ट्रिंग यहां पर। यस और नो? जब आप एक स्टोन को स्ट्रिंग मतलब वही रस्सी रूप उससे बांध करके घुमाते हो, आपका जो स्टोन है बेटा उसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? टुवर्ड्स सेंटर, जहां से आप घुमा रहे हो। लेकिन वो तो आपकी हाथ की तरफ नहीं आता, समझ रहे हो? तो यहां रोटेशन हो रहा है सर्कुलर में, उससे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे, राइट? फिर वहां देखेंगे यही फोर्स होता है बेटा जहां पर स्ट्रिंग लगाई हमने, वहां पर क्या होता है? यहां पर हमारा अर्थ होता है, यहां मून होता है। तो ये अर्थ और मून के बीच में स्ट्रिंग का काम कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए वो पास में नहीं आते, एक उसकी ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं। समझ में आया? ये डिटेल में पढ़ेंगे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे लास्ट में इसका। थोड़ा बहुत डाउट तो क्लियर हो जाएगा आपका। ओके सर। चलो अब मैं क्या पढ़ाना होगा? फ्री फॉल। Sir, your voice is not clear again. सुनो ध्यान से, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, समझना ध्यान से। हम खड़े हैं, कभी 2 फ्लोर मान लो आप खड़े हो, वहां से आपने एक पेज गिराया, नोटबुक का आपने एक पेज लिया, वो फोल्ड किया, और उतने ही मास का आपने एक चौक लिया, सेम मास का, राइट? सेम मास का आप क्या करते बेटा? ये उतने ही मास का आपने एक चौक लिया और एक पेज लिया, नोटबुक का एक पेज लिया, सेम फ्लोर पर आप खड़े हो, 2 फ्लोर पर, और आपने एक साथ दोनों को फोल्ड किया। कौन पहले पहुंचता है? पहले पहुंचता? Of course, sir. Chop. चौक, राइट? बिल्कुल, मास सेम था, चौक पहले पहुंची। मास भी अलग अलग, छोड़ो, मास भी डिफरेंट है, नो डाउट। मास भी चेंज कर दिया हमने। एक है पेज, एक है 1 kg 2 kg का आपके पास स्टोन, या फिर बड़े था रॉक लेके गए हम 2 मंजिल पर, फोल्ड किया। एक है बड़ी सी रॉक, एक है 2 kg का, सॉरी पेज का तो कोई वेट होता नहीं के बराबर है, 1 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है? पेज और एक बड़ा सा स्टोन या रॉक फोल्ड करो एक साथ, कौन नीचे पहुंच रहा है? Sir, rock. रॉक है ना, स्टोन रॉक, राइट? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? अच्छा, इसको नीचे कौन लेके जा रहा है? दोनों को नीचे कौन लेके जा रहा है? ग्रेविटी, ओके। दोनों को नीचे तो ग्रेविटी लेके जा रहा है सर, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से सर एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन दोनों को नीचे लेके जाएगा। ठीक है, मैंने भी माना, लेकिन दोनों में डिफरेंस किसका है? एक और फोर्स इन पर ऊपर वर्क कर रहा है, दोनों के ऊपर ग्रेविटी नीचे लेके जा रहा है, लेकिन इनको रोक भी रहा है कोई। सोचिए, एयर रेजिस्टेंस। हाँ, एयर रेजिस्टेंस। जब ये पेज फॉल होता है बेटा, तो ये ऐसे से जाता है, कौन रोकता है बेटा इसको? यस सर। एयर। ये पेज है, इसका एरिया ज्यादा है, इसलिए आपको दिख गया इजिली यस सर। कि यहाँ एयर फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट कि कौन पहले फॉल होता है? कि सर जिसके पास में एरिया कम हो वो मीन्स स्टोन, राइट? आपका आंसर सही है। लेकिन हम बात करेंगे बेटा फ्री फॉल की। फ्री फॉल का मीनिंग होता है जहां पर सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स हो, अब एयर नहीं है, अब हमारे पास में एयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स है बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स। उस कंडीशन को आप बोलते हो फ्री फॉल कंडीशन। फ्री फॉल कब बोलोगे?
जब हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा दो फोर्स लग रहे थे, ऊपर की तरफ एयर रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स, लेकिन मैंने ये बोला कि ग्रेविटी फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा फ्री फॉल, राइट। तो फ्री फॉल की कंडीशन बेटा दोनों साथ पहुंचते हैं। अब पहले आपके माइंड में आएगा, सर मान लेते हैं कि एयर फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन सर मास पे डिपेंड करना चाहिए, जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, यस और नो? यस सर, ऐसा ही होता है। यस सर, ऐसा ऐसा ही है। ऐसा है ना कि जिसका मास ज्यादा है सर वो ज्यादा पहुंचना चाहिए। आपने बोला है कि एयर फ्रिक्शन, हमने हटा दिया, हम भी नहीं मानते सर एयर फ्रिक्शन, लेकिन सर अभी आपने पढ़ाया कि ग्रेविटी फोर्स होता है, मास पे डिपेंड करता है, जिसका ज्यादा ग्रेविटी फोर्स उस पर ज्यादा फोर्स, जिसका ज्यादा मास उसका ग्रेविटी फोर्स ज्यादा, तो वो बेटा साथ में नीचे आने चाहिए या अलग अलग आने चाहिए? अलग 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 अलग, मास पहले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फोर्स की वजह से नीचे नहीं आते हैं, एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन, समझो ध्यान से अब बात को। फोर्स की वजह से बेटा नीचे मूव करते हैं, या फिर अभी तक आपने एक्सेलरेशन फॉर्मूले में क्या आता है? अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करनी तो मुझे क्या डालना पड़ेगा वहां पर? एक्सेलरेशन डालना पड़ेगा कि नहीं? अरे पढ़ चुके हो ये आप, नहीं पढ़ चुके हो क्या? कि मैंने यहां से एक बॉल फॉल किया, एक बॉल फॉल किया, तो हम क्या पढ़ते हैं? इनिशियल वेलोसिटी सर इसका 0 है, और सर यहाँ पर एक एक्सेलरेशन होता है 9.8 होता है, जो डाउनवर्ड हाइट मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है, तो क्या मैं नहीं मेजर करता अगर मैं टाइम दे देता आपको? तो वहां पर आप फोर्स डालते हो कि एक्सेलरेशन डालते हो? क्या डालते हो? यस सर, एक्सेलरेशन, राइट। अब ध्यान से सुनो, चाहे बेटा हेवी ऑब्जेक्ट हो चाहे स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। अब सर ये कैसे सेम होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना? टाइम हो गया ना, इसके बाद वेट कर रहे होगे आप, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नाइस डे सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे सर।